Hello, good morning, everyone. Deepak ji, are you available? Hello, Deepak ji, are you available? Good morning, Ramesh Yes, Reddy. Deepak ji, good morning. I'm Deepak audible ji, ना? good Good morning. morning. Yeah. सभी को गुड मॉर्निंग। आज सेशन है, डेमो रखा गया है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अनरिकंसिल्ड अकाउंट्स के ऊपर। एनएलपीएसबी ने चेंजेस किया है अपना सॉफ्टवेयर में, जहां से आप अपना ऑथराइजेशन करा सकते हो जो भी अनरिकंसिल्ड अमाउंट का, डीसीटी प्रीपेमेंट ईआरपी फेज का। इसका यूजर मैनुअल अभी भेजा गया है आरओस को। शायद आपको मिल जाएगा बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी। रमेश रेड्डी डेमो ले लेंगे। सभी से यही अनुरोध है कि मीटिंग के दौरान कोई भी अपना म्यूट माइक अनम्यूट ना करे
और जो भी प्रश्न है लास्ट में लिया जाएगा, और इसका सेशन का वीडियो और जो भी क्वेश्चन है लास्ट में लिया जाएगा, और वीडियो जो है सर्कुलेट किया जाएगा रिकॉर्डिंग करके। रमेश रेड्डी, आप अपना सेशन चालू कर लीजिए। यस यस थैंक यू। हाँ जी रमेश, और रिकॉर्डिंग पे कर दो रमेश जी वैसे सेशन का। यस यस मैंने चालू कर हाँ जी, दिया। चलो जी, थैंक यू, चालू कर दो रमेश जी। यस श्योर थैंक यू। सो सभी को नमस्कार। एंड आज का सेशन जो है ना, हम डीसीटी, प्री माइग्रेशन एंड ईआरपी में जो भी हम हमारा जो बैलेंस शीट में अंतर है, या फिर अपना पैक्स के पास रिकॉर्ड्स की कमी से है, या फिर पैक्स के पास फिलहाल रिकॉर्ड्स ना मिलने की वजह से जो हम डिफरेंसेस आज तक का जो पार्किंग अकाउंट्स बना रहे थे, उसको स्टैंडर्डाइज करके ऑथराइज करवा के कैसा हम आगे बढ़ना है, क्योंकि फिर ईआरपी में जाके रिकंसाइल करना एंड ऑल इज अ डिफरेंट टास्क। तो इसीलिए हम पहले से ही ये डाटा को ऑथराइज अलग अलग, मतलब अमाउंट के हिसाब से, एक एक हायरार्की के हिसाब से कैसा ऑथराइज करना है, आगे कैसा बढ़ना है बोल के हमने एक प्रोसीजर ले डाउन किया है, जैसा इंस्ट्रक्शन जैसा हमें मिला है, एसओपी जो मिला है उसके हिसाब से। तो मैं आपको आज डीसीटी में आपका प्रोसीजर क्या करना होगा, डीसीसीबी लॉगिन में क्या करना होगा, एंड प्री माइग्रेशन में क्या होगा, प्री माइग्रेशन में डीसीसीबी लॉगिन में क्या होगा, एंड ईआरपी में कैसा हम इसको आगे बढ़ाते हैं, एंड ईआरपी में कौन इस कॉन्सेप्ट को काम करेगा, इस कॉन्सेप्ट पे ये सारी चीजें हम इस डेमो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। दीपक जी प्लीज जस्ट कंफर्म whether if my screen is visible. Can someone confirm if my screen is visible? Yes, it is visible. Yeah, thank you. तो पहले हम, ये हमारा डीसीटी का लॉगिन है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अभी साइन ऑफ करने जाऊंगा सीधा, तो मेरे को साइन ऑफ के लिए पैक बोल रहा है कि साइन ऑफ के लिए पैक्स रेडी नहीं है। तो साइन ऑफ के लिए रेडी नहीं है, तो हम पहले क्या करते थे, यहाँ पे कस्टमर डाटा में आके हम T8 लेटर अपलोड करने की कोशिश करते थे, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे T8 लेटर अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है सिस्टम, काइंडली वेरीफाई द मैनुअल ऑडिट वैल्यूज नॉट मैच्ड विद लेगेसी डाटा वैल्यूज बोल रहा है। यानी कि आपका जो मैनुअल ऑडिट में जो बैलेंसेस है, वो आपके सिस्टम में आपने जो भी एंट्रीज किया है उससे मैच हो रहा है कि नहीं, वेरीफाई करने को बोल रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे सिस्टम को ओके कर देता हूँ, एंड अब मैं जाता हूँ होम स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने यूजर मैनेजमेंट में कैप्चर मैनुअल ऑडिट डिटेल्स करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे ऐड करके एक ऑप्शन मिल जाता है। जब मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देता है, जहां पे आपको प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगा, आपका स्टार्ट एंड एंड डेट, मतलब कट ऑफ डेट से स्टार्ट एंड एंड डेट होगा, एंड यहाँ पे मैनुअल ऑडिट बैलेंस होगा। यानी कि मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर मेंबरशिप है तो मेंबरशिप में मैं कस्टमर सेलेक्ट, कस्टमर होता है यहाँ पे। तो इसमें अगर, मतलब इसमें मेरा मैनुअल के हिसाब से 1 लाख मेरा मैनुअल बैलेंस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। उसी प्रकार मेरा अगर समझो डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट्स में मेरा मेरा बैलेंस है मैनुअल ऑडिट के हिसाब से 5 लाख, और इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। एंड मेरा उसी प्रकार मेरा लोन्स का है, लोन में मेरा शॉर्ट टर्म का लोन है, इसमें मेरा है 8 लाख रुपया। मेरा मैनुअल बैलेंस है, मतलब मैनुअल बैलेंस मतलब आपका जो मैनुअल ऑडिट बैलेंस है, आपके पास जो ऑडिट बैलेंस होता है ना, ऑडिट शीट जो होता है, उसमें मेरा ये वाले बैलेंसेस है। और मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। जब मैंने सेव किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडिट बैलेंस इतना है, सॉफ्टवेयर बैलेंस इतना है। सॉफ्टवेयर बैलेंस यानी कि आपने सिस्टम में जितने रिकॉर्ड्स एंटर किया है, यानी कि वो चाहे बल्क अपलोड से हो या फिर कुछ और तरीके से हो, तो उसके हिसाब से आपका जो बैलेंसेस है, ये सॉफ्टवेयर बैलेंस बोला जाता है उसको।
ये अपना डिपॉजिट का है, लोन्स का है या मेंबरशिप का है। यहाँ पे ऑडिट बैलेंस मतलब यहाँ से भी मैंने यहाँ पे डाल दिया ना, तो अगर मेरा उसमें कुछ गलती है, मतलब मैंने गलती से 1 लाख की जगह 10 लाख डाल दिया, तो इसको मैं यहाँ से मॉडिफाई करने का मेरे पास ऑप्शन मिल जाता है। मैं इसको मॉडिफाई करके डाल देता हूँ 062। तो मैं इसको जब मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा, जितना अंतर है उतना डाटा मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये अपना ऑप्शन है, तो इसको मैं एक प्रिंट ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा जितना मेंबरशिप में है, डिपॉजिट में है और लोन्स में जितना मेरे पास डिफरेंसेस है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा रिपोर्ट बन जाता है। तो इस रिपोर्ट को मैं प्रिंट लेता हूँ। अरे मैं स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नहीं रमेश जी, विजुअल है स्क्रीन। आपका थोड़ा सा नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए ना प्लीज। या तो अभी यहाँ पे आप देख ओके। सकते हो, तो इसको मैं एक बार प्रिंट करके रख लेता हूँ मेरे पास, क्योंकि मुझे ये डीसीसीबीस को सबमिट करना है। ओके सॉरी, समथिंग एरर वाज देयर, मेरे पास डाउनलोड नहीं हुआ। ठीक है, चलिए कोई भी फाइल, मतलब आपको तो फॉर्मेट तो देख लीजिए। तो इस प्रकार का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो भी आपका पैक्स है, पैक्स का मेंबर जो भी है, मतलब पैक्स का सीईओ जो है, वो इसको साइन करके डीसीसीबी में सबमिट करेगा, सेइंग कि इतना मेरा डिफरेंसेस यहाँ पे सिस्टम के अंदर मैंने जो डाटा एंटर किया, इसमें मेरा इतना डिफरेंस आ रहा करके। तो इसके बाद ये मेरा ये स्टेप खत्म होने के बाद मैं अभी इसको लॉग आउट करता हूँ एंड मैं इसमें जाता हूँ डीसीसीबी वाला लॉगिन पे। तो डीसीसीबी वाला लॉगिन में अपलोड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट करके रहता है, यानी कि आपने जो डिफरेंसेस दिखाया है उसको कोई सम पर्सन, मतलब उसका अमाउंट के हिसाब से जो भी ऑथराइज करेंगे, यहाँ से ऑथराइज करने के बाद उस सर्टिफिकेट को अपलोड करने का सुविधा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ऑल करके करूंगा एंड इस पे ओके करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा सिस्टम में वहां पे मैंने जो प्रिंट आउट में दिखाया था, उसी डिफरेंस से यहाँ पे आपको एक दिख जाता है डिजिटल में, मतलब कंफर्म करने के लिए। जो आपने, मतलब मैन्युअली आपने जो प्रिंट आउट लेके साइन एंड स्टैम्प करवा के जो डीसीसीबी में सबमिट किया, तो उसको इस वाले जो डिजिटल कॉपी है उससे वेरीफाई करेंगे डीसीसीबी, और देखेंगे कि ये वाला जो मैनुअल इन्होंने दिया है और यहाँ पे इन्होंने दिया है, मे भी उसके साथ ऑडिट का रिपोर्ट भी पूछ सकता है। मतलब अलग अलग का वेरिफिकेशन का तरीका अलग रहता है, तो उसके हिसाब से ये सब चीजें वो वेरीफाई करेंगे। और अगर सब कुछ, 1 सेकंड एक्सक्यूज मी प्लीज। यस, तो यहाँ पे आपको जो भी कस्टमर का जो भी सेविंग डिपॉजिट है, नॉर्मल डिपॉजिट, जितना भी आपको वहां पे दिखाया हुआ है मैनुअल के हिसाब से, यहाँ पे आपको दिख जाता है। जब आपको दिखा है, तो जो आपने, मतलब वहां से जो आपको लाके दिया गया था फाइल, उसको यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन है। मगर ये मेरा फाइल है, तो मैं इसको यहाँ पे अपलोड करके व्यू भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को देखना है तो मेरे को जितना भी डिफरेंसेस है वो सब मैं ज्यादा से व्यू कर लूंगा। तो अब मैं इसको अपलोड पे क्लिक करता हूँ। तो इससे पहले मेरे को ना वहां पे T8 लेटर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था सिस्टम। ठीक है, तो अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, ये डीसीसीबी लॉगिन को मैं लॉग आउट करता हूँ। यहाँ पे मैं पैक्स में फिर से लॉग इन कर लूंगा। अभी मैं जाऊंगा कस्टमर डाटा, फाइल अपलोड, और यहाँ पे मैं अभी T8 लेटर अपलोड करता हूँ। सॉरी, तो मैंने इसमें नहीं किया, सॉरी, 1 सेकंड ना।
हम इस पैक्स का नहीं किया मैंने, सॉरी, दूसरा पैक्स का कर दिया था गलती से, सॉरी। मैं नाम सीकर पैक है ना, हाँ ये वाला पैक है। तो इस पर मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ, सॉरी, एंड मैं इसको अपलोड कर, अब तो मैं इसको, अब मैं फिर से पैक्स लॉगिन में लॉगिन करके मैं T8 लेटर अपलोड कर देता हूँ। या सॉरी, तो अभी मैं जहाँ पे मैंने अभी वहां से मैंने अनरिकंसिल्ड अमाउंट्स का तो मैंने वहां पे फाइल अपलोड करवा लिया, यानी कि मैं ऑथराइज करवाया। तो अभी मैं यहाँ T8 लेटर को अपलोड कर सकता हूँ। सॉरी, फाइल थोड़ा बड़ा है, सॉरी, मैं कुछ दूसरा फाइल अपलोड कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने T8 लेटर यहाँ से अपलोड कर दिया। जब T8 लेटर मैंने अपलोड कर दिया, T8 लेटर को DCC भी ऑथराइज करेगा फिर से। यहाँ पे लेगेसी साइन ऑफ, यहाँ पे मेन ब्रांच व्यू, भाई यहाँ पे देखिए ये वाला ब्लॉक्ड है, ये वाला क्यों ब्लॉक्ड है? मैं जब तक इस पीडीएफ को देखूंगा नहीं तब तक ना ये वाला एनेबल नहीं होगा, यानी कि बिना देखे भी हम साइन ऑफ कर सकते हैं ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया इसको ताकि हम देखे बिना नहीं कर पाए। तो अभी मैं यहाँ पे पीडीएफ को देखूंगा, हाँ, तो मुझे को यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस यहाँ पे दिख जाएंगे, इसको जैसा भी मेरे को डिफरेंसेस दिख जाते हैं तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको एनेबल साइन ऑफ करूंगा। तो यहाँ पे साइन ऑफ जब एनेबल हो गया तो मैं लॉग आउट करता हूँ। मेरा जो पैक्स का लॉगिन मतलब पैक्स का जो पर्सन है वो फिर उसके अंदर उस सिस्टम को जो डीसीटी है उसको साइन ऑफ करके नेक्स्ट स्टेज में लेके जाएगा। तो अभी अभी तक जो हमने देखा है मैं उसको फिर से एक बार दोहराता हूँ, 1 सेकंड, जब तक एनालाइजर प्रोसीजर रन होगा। तो पहले होगा आपका जो भी मैनुअल बैलेंस और सिस्टम में जो एंट्री किया उसका डिफरेंस का देख लेना, एंड उसका प्रिंट आउट लेके जिससे भी ऑथराइज करवाना है वो ऑथराइज करवा के उसको डीसीसीबी को सबमिट करना है। तो डीसीसीबी उस अमाउंट को उस फाइल को अपलोड करेगा एंड आपको T8 लेटर अपलोड करने को एनेबल करेगा। आप T8 लेटर अपलोड करोगे, डीसीसीबी T8 लेटर को एक्सेप्ट करेगा तो आप साइन ऑफ कर सकते हो। ये अपना प्रोसीजर है डीसीडी के अंदर। जब तक ये साइन ऑफ होगा, किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो एक एक करके। जिसका भी प्रश्न है आप हाथ रमेश जी, हाँ जी, अभिनंदन कुमार जी पूछिए, अपना अभिनंदन प्रश्न बोल क्या रहा है? हूँ। यस हाँ यस जी। बताइए। रमेश जी, जैसे अभी आपने बताया कि इज गुड, अगर इनिशिएटिव अच्छी चीजें दिख रही है कि चलो पार्किंग को लेके, इसमें आपने जो बताया कि जो डिफरेंस का होगा वो एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, फिर डीसीसी भी उसको वेरीफाई करेगा, अपलोड कर देगा, अप्रूव होगा, ओके। जब साइन ऑफ एनेबल करने की बात आ रही है तो जब उससे पहले हमने T8 सर्टिफिकेट जो भी टेम्पलेट है वो भी तो अपलोड किया, तो वो डीसीसीबी को दिखना तो चाहिए उनके पास। सॉरी, जो डीसीसीबी के क्रेडेंशियल में जो आपने देखा डिफरेंस वाला, तो आप दिखा रहे हैं कि ये डिफरेंस आपने अप्रूव कर रहे हैं, राइट। बट यस, लिगेसी डेटा कैप्चर हो गया, वो सर्टिफिकेट डीसीसीबी के लॉगिन में वो क्या विजिबल नहीं है?
आपको दो भी सर्टिफिकेट विजुअल है ना वहाँ पे, एक है जो डिफरेंस का आपने दिया वो सर्टिफिकेट हाँ। वहाँ पे अपलोड करेंगे, दूसरा है T8 लेटर जो आप अपलोड कर रहे हो वो भी वहाँ पे दिख रहा है। नहीं, और आपने क्या वो नहीं दिखाया ना, वो नहीं वाला ऑप्शन क्यों मैंने नहीं नहीं दिखा, देखा। बिना नहीं नहीं सुनिए अभिनंदन जी, हम्म। फाइल जब तक नहीं देखते हैं तब तक T8 लेटर सॉरी साइन ऑफ इनिशिएट नहीं कर सकते बोल के जो अच्छा मैंने तो फाइल अच्छा, ओके दिखाया था ना ओके, वो जो वही है। जो आपने व्यू किया वो, अच्छा ओके, वो डमी फाइल हाँ अपलोड किया था, ओके PDF ठीक है, करके जो गॉट इट, दिखाया था ना वो वही है या गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। यस यस। किसी के और पास किसी का और प्रश्न कुछ है? प्रश्न और किसी है? का प्रश्न है क्या? रमेश जी, अमित बात कर रहा था बिहार आर से। यस यस अमित जी बताइए। इसमें मेरा बस एक सवाल था कि जो पैक्स ऑनबोर्ड हो गई ईआरपी में, तो वो भी ये प्रोसेस कर पाएंगे क्या? अमित जी नहीं नहीं, आपको मैं इसीलिए पहले बोला, एक है हम्म, DCD, एक है प्री माइग्रेशन, एक है ERP। ERP के अंदर जो बिल्कुल। ऑडिट चले गए उसका अलग सा प्रोसीजर है जो ऑडिटर करेगा, उसको मैं हम्म, बाद में बताता हूँ, मतलब इसका होने के बाद स्टेप वाइज जाते हैं, ठीक है। ये अच्छा। बस ओनली DCD भी जो अभी चल रहा है DCD या फिर कोई पैक रोल बैक हुआ है हम्म, तो उसके लिए ये हम्म, प्रोसीजर है। ठीक है। दूसरा, ये जो अनऑथराइज अनरिकंसाइल्ड का जो लेटर है, जो डिफरेंस आएगा, ये पैक्स ऑथराइज कराएगा डीसीसीबी से, नहीं और लेटर जो है। वो हायरार्की आपको SOP शेयर किया जाएगा। दीपक और आई थिंक यू कैन कमेंट ऑन दिस। वो ना वो यूजर मैन्युअल शेयर किया गया था आरओ से, अभी सुबह गया है, शायद आपको और शाम तक तो आज मिलना चाहिए आपको। उसमें तो ऑथराइज कौन करेंगे अमाउंट के हिसाब वो से कुछ है ना पूरा है, उसके अंदर पूरा लिखा ओके। गया है सर। वो मैनेजर आपको 1 शायद और समथिंग, आज मैनेजर दोपहर में 1 है। आता होगा, अभी सुबह ही हमने शेयर किया था आरओ से, हम्म, शायद अभी शेयर कर देंगे बाकी आरओ से। थैंक रमेश जी, रमेश जी, अभिनंदन जी का फिर से क्वेश्चन है, हाँ पूछिए अभिनंदन जी। रमेश जी, एक क्वेश्चन मेरा और था कि जैसे आप दिखा रहे थे ना कि हेड आपने दिखाया, कि शेयर कैपिटल का आपने डिफरेंस दिखाया, लोन का दिखाया, है ना? तो हम्म। क्या जैसे बहुत सारे पैक्स में डिफरेंट डिफरेंट उनके थ्रिफ्ट डिपॉजिट होते हैं, मिनी बैंक्स के अमाउंट्स होते हैं, मैं बस तो क्या, एग्जांपल दिखाया अभिषेक, हाँ सॉरी तो क्या अपना अभिनंदन जी। मल्टीपल यस हेड्स यस यस, उसमें सेलेक्ट करने जो पड़ेंगे? भी आप DCD में कोई जो भी प्रोडक्ट आप एंटर करते हो उन सब हेड्स वहां पे दिखेंगे आप। मतलब उनका वो चाहे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, राइट? या जो भी आप DCD में अपलोड किया है ना प्रोडक्ट्स के हिसाब से डाटा, वो सभी हाँ वहां हाँ। पे दिखेंगे आपको। अगर तो आपने उसके, लोन के 10 अलग अलग प्रोडक्ट चढ़ाया तो 10 अलग अलग प्रोडक्ट वहां पे दिख जाएंगे। ओके, मतलब उनके अगेंस्ट आपको कैप्चर यस करने उनके होंगे। अगेंस्ट बस ठीक, मैनुअल बैलेंस वहां पे डालना है बस। ओके, ओके, गॉट इट। Thank you. और किसी का कोई प्रश्न है? इसको एक Sir, 5 this is मिनट SI लगेगा Haskell. तब तक आप। यस यस Sir, बताइए। this is SI Haskell. Sir, I wanted to know what will we do if we are not in DCT phase. We are in आई विल ERP phase. एक्सप्लेन योर दैट इज व्हाट अमित जी भी वही क्वेश्चन पूछ रहे थे। पहले मैं Okay. DCD का समझाने के बाद ERP का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। विल गो स्टेप बाय स्टेप। Okay, sir. I'll get into it. I'll get into it. That is the last topic and it is very small concept but very effective but small concept है जो ऑडिटर कर सकता है। मतलब it is not given for PAX or someone. It is given for auditors. तो मैं उसका भी प्रोसीजर आपको समझाता हूँ ये खत्म होने के बाद। और किसी का कुछ प्रश्न है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिकॉज आगे जाके आप जब करते हो तो मे बी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे हमारा टीम आपको सपोर्ट करेगी। बट अभी तक जो प्रोसीजर है उसमें आई थिंक सबको क्लियर है क्या? रमेश इज क्लियर फ्रॉम यूपी। थैंक यू सर। क्वेश्चन अगर छोटा भी है तो पूछ सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज अभी हम क्लैरिफाई कर लेंगे तो आगे जाके आपको ये बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं इसको प्रोसीजर को फिर से एक बार समझा देता हूँ। फर्स्ट है आपको सिस्टम पे जो आपने एंट्रीज किया एंड आपका मैनुअल बैलेंस में जो अंतर है उसका रिपोर्ट जनरेट करना है। आपका जो SOP आएगा उसके हिसाब से कौन ऑथराइज करेंगे उसके हिसाब से ऑथराइजेशन करवाना है। उस सर्टिफिकेट को DCCB के लॉगिन में अपलोड करवाना है, तभी जाके आपको T8 लेटर अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है।
जब आप टीएटर अपलोड करते हो तो वहां से साइन ऑफ करेंगे डीसीसी बीस, साइन ऑफ करने के बाद आप प्री माइग्रेशन स्टेज में जा सकते हो। यही प्रोसीजर है बस। एंड आप जो पहले जो डिफरेंस सर्टिफिकेट है वो देखने को मिल जाएगा आपको, एंड जो आपने टी8 लेटर अपलोड किया वो भी आपको देखने को वहां पे डीसीसीबी लॉगिन में सुविधा अवेलेबल है। नाबार्ड आरओ शिमला से कोई है क्या? हेलो, नाबार्ड आरओ शिमला से कोई अवेलेबल है? एसपीएमयू से हूँ मैं, दिनेश। एक्चुअली मुझे एक मैसेज आया था, ये आपका ही है क्या? हाँ, ये मैंने पहले किया था आपको ना। ओके ओके, सॉरी, थैंक यू। तो ये मेरा जो भी सिस्टम में अंदर है, ये सारे आपको दे तो आपको स्क्रीन पता ही है, तो ये मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो अब सिस्टम क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेज में ये यानी कि प्री माइग्रेशन वाला स्टेज में इसको लेके जाएगा। तो ये मेरा प्री माइग्रेशन स्टेज है। तो जैसा आपको पता है, प्री माइग्रेशन स्टेज में इससे पहले आप क्या करते थे, यहाँ पे एंटर मॉड्यूल बैलेंसेस पे जाके डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे एज पर ऑडिट कितना है करके डालने के बाद आप डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा तो आप व्यू करके सेव करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस में ऑटोमेटिकली आपको हेड ऑफ अकाउंट क्रिएट हो जाता था। यस, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओपनिंग ट्रायल बैलेंस, कट ऑफ डेट 24। अब तो देखे नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी कोई भी पार्किंग अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ। अगर समझो मैंने यहाँ पे सेव भी किया है इसको, तो भी मेरा ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में कोई हेड ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट नहीं होंगे। मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ एक बार। यस, अभी भी मेरा यहाँ पे जो बैलेंसेस है वो वैसे की वैसे ही है, बल्कि मैंने इसको सेव भी किया है। तो इससे पहले कैसा है, डायरेक्टली आप यहाँ पे क्रिएट करते तो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफ अकाउंट्स आ जाते थे। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मतलब नॉर्मली आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बोरिंग करते हो, या स्टॉक का है, एक्सक्यूज मी सॉरी, आप अगर बोरिंग्स में भी कोई हेड ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हो, उसका भी उस यहाँ पे जो करते हो, मतलब नॉन मेंबर का, नॉन मेंबर इन द सेंस बी क्लास मेंबर नहीं, मेंबर रिलेटेड तो आपने डीसीडी में कर लिया और उसको ऑथराइज करवाया, वो तो काम हो गया। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट ऑप्शन नहीं है, ये सारे फ्रीज्ड है, ठीक है। बट अभी आपके पास स्टॉक हो गया या फिर बोरिंग का अमाउंट हो गया, बोरिंग में भी कोई मिसमैच है आपके पास, आपका मैन्युअल ऑडिट के हिसाब से बोरिंग का 1 लाख रुपया है, और आपका सिस्टम में आपको आपके पास जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 80,000 है, तो 20,000 का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ प्रोडक्ट में आपको बोरिंग दिख जाएगा, अकाउंट नंबर दिख जाएगा, एंड यहाँ पे आप मैन्युअली एंटर कर सकते हो। ये जो है ना, ये नॉन मॉड्यूल वाला, मतलब नॉन मेंबर वाला जो रिलेटेड आपका बैलेंस शीट के अंदर अकाउंट्स रहते हैं, उसको यहाँ से करने के लिए हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैनुअल ये डीसीडी का छोड़ के जो बाकी प्री माइग्रेशन में जो करते हो ना, उसको एंटर करने का ऑप्शन दिया हमने। तो जब एंटर करके सेव करते हो तो एक प्रिंट ऐसा आ जाता है, जो भी आपको वहां पे मैंने दिखाया सेम प्रिंट यहाँ पे भी मिल जाता है, जो भी आपके हेड ऑफ अकाउंट है उसके हिसाब से। तो ये आपका जो भी डिफरेंसेस का है ये रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट को आप प्रिंट करके आप जो अनेक्चर 1 में जो आपके हायरार्की के हिसाब से आपको दिया जाता है, उसको मैं डाउनलोड करता हूँ।
तो इसके हिसाब से आप इसको बोलते हैं ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। पहले ये होगा ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जिसपे पैक्स का साइन होगा एंड कंपिटेंट अथॉरिटी जो आपका बैलेंस का डिफरेंस के अमाउंट के हिसाब से जो एलिजिबल है इसको ऑथराइज करने के लिए, वो डीसीसी भी हो सकता है, डीआरएआर हो सकता है, समटाइम्स अमाउंट के हिसाब से पैक्स भी हो सकता है, पैक्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो भी सीईओ वगैरह है वो भी हो सकते हैं, या अमाउंट के हिसाब से आरसीएस, जेआरसीएस ये सब भी हो सकते हैं। अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको एसओपी में मिल जाएगा कौन सा अमाउंट को कौन ऑथराइज कर सकते हैं करके। तो ये रिपोर्ट मैं डाउनलोड कर लिया। अब मैंने अगर समझो मैंने इसको लेके जाके ऑथराइज करवा के आ गया, तो अभी मैं इसको फिर से लॉग आउट करना पड़ेगा मेरे को। या तो मैं अब जाता हूँ डीसीसीबी के लॉगिन में। तो वहां पे मैंने जो भी हेड ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट के हिसाब से बनाना है मैंने पूरा प्रीमाइग्रेशन में कर लिया। अब यहाँ पे आता है अपलोड अनरिकंसाइल्ड एनेक्सर्स। आप देख सकते हो फोर्थ ऑप्शन है अपलोड अनरिकंसाइल्ड एनेक्सर्स। मैं जब अपलोड अनरिकंसाइल्ड एनेक्सर्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे को डीसीसी ब्रांच जो भी मेरा ब्रांच है उसके हिसाब से आप व्यू कर सकते हो। तो ये वाला मेरा पैक है, यहाँ पे देख सकते हो एनेक्सर 3, एनेक्सर 4। एनेक्सर 3 होता है आपका ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। प्लीज आप क्लियरली इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। एनेक्सर 3 होता है ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जो आपका बैलेंस का हिसाब से अमाउंट को ऑथराइज किया है, उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हो। आपने जो बैलेंस शीट में अगर प्री माइग्रेशन में भी आप 5-6 हेड बढ़ा के डाले हो, यहाँ पे वो भी आ जाएंगे। तो आपको जो सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन वाला जो पैक्स या पैक्स सबमिट करता है, ऑथराइज पैक्स या एसआई सबमिट करता है ऑथराइज करवाने के बाद, उसको ये डिजिटल वाला यहाँ पे जो आपको दिख रहा है उससे आप मैच कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी दिखता है गलत, मतलब ये वाला मैच नहीं हो रहा है, तो आप सीधा इसको वापस कर सकते हो ये बोल के कि आपने जो प्रीमाइग्रेशन के अंदर आपने एंट्री किया और आपने जो सर्टिफिकेट ऑथराइज करवाया, ये दोनों में अंतर है, इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। उसके बाद में फिर से रीसबमिट करने के लिए आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको एक बार क्लोज करने के बाद अगर मेरा ऑथराइजेशन सब कुछ सही है तो मैं सिंपली इसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, इस फाइल को मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे इस पैक्स में। हाँ सिकेरा पैक है, तो मैं इसको अपलोड कर दिया। एंड इस पे कौन सा साइन मैंने बोला था, ये वाला होगा ओनली ऑथराइज जिसने किया, मतलब अथॉरिटी जो अमाउंट को ऑथराइज जो करता है ना, वो सर्टिफिकेट। एंड उसी सर्टिफिकेट का दूसरा कॉपी, मतलब जो डीसीसीबी में इस फाइल को अपलोड करके एनेक्सर मतलब सॉरी हेड ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करवा रहा है, मतलब मैंने अभी 5 हेड में को वहां पे दिखा तो उसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट को। अब उस हेड को मैं आपका प्री माइग्रेशन में जो बैलेंस शीट होता है ओपनिंग ट्रायल बैलेंस, उसमें क्रिएट होने के लिए मैं डीसीसीबी के हिसाब से जो भी डीसीसीबी में ऑथराइज्ड पर्सन है, मतलब जो इस फाइल को अपलोड करेंगे, वो उसी जो फाइल आपने दिया था उसमें मैं ओनली डीसीसीबी में जो अगर कोई एआर को दिया गया वो काम जो डीआर को दिया गया, वो पर्सन उसी फाइल को साइन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे एनेक्सर 4 में। एनेक्सर 3 है ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, एनेक्सर 4 है क्रिएशन ऑफ अकाउंट्स। यानी कि मैंने एनेक्सर 3 में पैक्स एंड जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसका सर्टिफिकेट मैंने अपलोड कर दिया। एनेक्सर 4 में मैं अकाउंट्स को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे उसी सर्टिफिकेट को मैं मेरे साइन या फिर मतलब मेरे साइन इन द सेंस डीसीसीबी में जो काम कर रहे हैं उसका साइन के हिसाब से मैं यहाँ पे इसको अप्रूवल देता हूँ साइन करके। तो एनेक्सर 3 है कंपिटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट है, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट है। एनेक्सर 4 है अप्रूवल फॉर क्रिएशन ऑफ हेड ऑफ अकाउंट्स।
ठीक है, तो अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। अब मैं लॉगिन करता हूँ प्री माइग्रेशन में। पहले हमने देखा है हमारा हेड ऑफ अकाउंट्स क्रिएट नहीं हुए थे, ठीक है। अब मैंने जब अप्रूवल दे दिया, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस, सी पहले क्या था, मैं इसको बाजू में इधर ओपनिंग ट्रायल बैलेंस भी है, जहाँ पे कोई हेड ऑफ अकाउंट्स क्रिएट नहीं हुए थे। मैंने जब डीसीसीबी से अप्रूवल एंड कंपिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेके आया तो मेरा सिस्टम के अंदर जो भी पार्किंग अकाउंट्स मैंने जो ऑथराइज करवा के लेके आया वो मेरे सिस्टम के अंदर क्रिएट हो गए। तो ये वाला प्रोसीजर प्री माइग्रेशन का है। तो हम एक 2 मिनट के लिए मैं वेट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर हम लोग कुछ करना पड़ेगा क्या, ईआरपी फेज में है तो? क्या सर? ईआरपी फेज में है तो इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा ना? सर ईआरपी में करने का है सर, ईआरपी में ऑडिटर करेंगे, मैं बताता हूँ सर, अगला प्रोसीजर नेक्स्ट वही है, मैं बताता हूँ। जी जी। और नरेश किसी जी, का जी नवीन, मैं कह रहा था कि जैसे ये ऑथराइज्ड पार्किंग अमाउंट आ रही है, तो ये अपने जो कुप्स इंडिया वाला पोर्टल है उस पे नहीं अनरिकंसाइल्ड दिखता, में नहीं शो नहीं करेगी? दिखता, ये नहीं दिखेगा एक तरीके से क्योंकि ये आपने वेरीफाइड ऑथराइज अमाउंट होगी। करवाया है ना, तो ये पार्किंग अकाउंट का हिसाब से अमाउंट नहीं दिखता। ओके ओके सर। या नेक्स्ट, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ सर पोर्टल में, लेकिन हमारे में कुछ दिखा नहीं रहा है उसमें। सर ये जो पोर्टल है कौन उसमें सा कुछ पोर्टल दिखा सर? नहीं रहा है। नहीं सर, अभी अभी यूपी में अभी रिलीज, एक सेकंड सर मैं देख रहा हूँ। जी जी सर, यूपी नहीं। हाँ सर देख रहा हूँ, एक सेकंड, यूपी में रिलीज किया, पहले डेमो देने के बाद रिलीज करते बोल के हमने सोचा, क्योंकि अगर मैं रिलीज कर दूंगा फिर सब लोग फोन करने लगेंगे ना कि ये हमें पता नहीं है करके, इसलिए हमने सोचा है रुक के आपको समझाने के बाद ही करते करके। जी सर जी। यूपी में हो गया सर, यूपी में तो जी ऑफिस सर, में देख जी रहे हो आप। छत्तीसगढ़। जी छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में हो गया। अरे इसमें आईडी तो दिखा नहीं रहा है सर, तो आप डेमो दिखा रहे हैं सर। अब डीसीसी भी वो करेंगे तो आपको दिखेगा ना, जो आपका जो डीसीडी में करने के बाद आपके पास आके दिखेगा ना। आप एक बार हमारा रिसोर्स से कनेक्ट हो जाइए, वो दिखा देंगे आपको। अच्छा जी सर। और किसी का कोई प्रश्न है? सर प्रश्न छोटा भी हो तो पूछ लीजिए। हेलो सर, अनुज गौर। ओके, आई जस्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रोसीजर, 1 मिनट। हेलो जी सर बताइए। सर, जो आपने बताया था कि इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल, जो मॉड्यूल वाइज जो मेंबर से अलग जो जिनकी पार्किंग क्रिएट करने हैं, उनका मतलब उनका भी वेरिफिकेशन अपन को करना पड़ेगा, डीसीसीबी से करवाना पड़ेगा, मतलब जो इन्वेस्टमेंट बोरिंग जो भी आप पार्किंग करके, पार्किंग बोल के आप जो मतलब पार्किंग अमाउंट करके मतलब मैं नॉर्मली नॉमेनक्लेचर से बोल रहा हूँ, क्योंकि अब तक आपको वो सी के नॉन से हम बोलाते थे। तो पार्किंग अमाउंट बोल के आपको जो भी लग रहा है आपका बैलेंस शीट के अंदर, वो आप बैलेंस शीट में डालोगे, तो उसको वेरीफाई करके ऑथराइज करके बोल सकते हैं कि हाँ ये एक्चुअल पार्किंग है, ये लेगेसी से आ रहा है या आपका डाटा की कमी की वजह से आ रहा है, जो भी आप रीजन देना चाहते हो डीसीसीबी को, तो उसके हिसाब से वो लोग ऑथराइज करेंगे। अगर नहीं उनको पता है कि आपके पास डाटा है या फिर डाटा मिल सकता है, तो वो बोलेंगे आपको जो भी चेंजेस करना है आप करके पहले
खत्म करके जो आपका लेगेसी बच रहा है उसी को लेके आओ करके, मतलब वो आपका मतलब वेरिफिकेशन के हिसाब से रहता है, क्योंकि अभी से अब तक तो क्या है ना, साइन ऑफ कर रहे हैं, चेक नहीं हो, चेक मतलब साइन ऑफ डायरेक्टली हो रहा था, चेकिंग का थोड़ा मैकेनिज्म कम था, तो इसीलिए ये वेरिफिकेशन ये सब का रखा हुआ है, तो उसके हिसाब साइन ऑफ से उनको- पहले ही अपन को ये चेक कर लेना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा कि जो पैक्स का भी डेटा है वो भी उसमें क्या पार्किंग आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाके ऑथराइज नहीं करवाओगे तो तब तक साइन ऑफ नहीं होगा आपका। नहीं सर, मेंबर डेटा के बाद अगर वेरीफाई होने के बाद साइन ऑफ हो जा रहा है, होता है, उसके बाद भी अपन को पैक्स के डेटा से पहले भी साइन मतलब चेक करना पड़ेगा, पैक्स का डेटा भी, बोरिंग इन्वेस्टमेंट सब कुछ चेक करना पड़ेगा, मैं मेंबर का Okay. नहीं, मेंबर का तो पहले हो जाएगा, डीसीटी में मेंबर का हो जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बोरिंग्स का होगा। बेटर है पूरा का पूरा एक ही साथ वेरीफाई करके रख लो ना। यस, थैंक यू। हाँ, बट आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए प्री माइग्रेशन में जाने के बाद ही सर्टिफिकेट प्रिंट आउट मिलेगा, उसको लेके जाके ऑथराइज करवाना है, ठीक है। रमेश जी, जी जी बताए। ये देख रहा था मैं अभी जो ऑब्जर्व कर रहा था कि एक तो हम लोगों ने लेगेसी के में डिफरेंस कैप्चर किया, व्हाट एवर मॉड्यूल जो भी हमने कैप्चर किया था उसका डिफरेंस जो बना वो हमने एक सर्टिफिकेट साइन कराया डीसीबी से और वो डीसीबी ने अपलोड किया है ना, ऑथराइज करने के बाद साइन अप हो गया। सेम फिर हम जब प्री माइग्रेशन में आए तो प्री माइग्रेशन में भी वही जो हेड होंगे उसका आएगा या जो नहीं पार्किंग नहीं हम खड़ी होती है नहीं नहीं उसका आएगा? अभिनंदन जी, हाँ पार्किंग वाला जो करते हो ना, ऑलरेडी मेंबर का तो वहां पे हो गया, हाँ। मेंबर का हो गया ऑथराइजेशन, बट यहाँ पे प्री माइग्रेशन वाले भी पेंडिंग है ना, प्री माइग्रेशन वाले में भी आपने बस ऑथराइज करवाया, बट क्रिएशन करवाने के लिए तो इधर लेके जा प्री माइग्रेशन में करवाना पड़ेगा ना। प्री अच्छा, मतलब माइग्रेशन कि हमको में अच्छा मेंबर का भी हो सकता है, बाकी वाला मॉड्यूल में भी हो सकता है, थोड़ा ऐसे हेड भी हो सकते हैं जो आपको मतलब वर्षों से चले आ रहे हैं आपके बैलेंस शीट में, वैसा सब रहता है मीन्स ना, की तो उसको ऑथराइज मीन्स की करवाना। जो मीन्स ये कि पहले जो प्री माइग्रेशन में ऑथराइज था कि ये जो भी प्री माइग्रेशन एसआई है जो कर रहा था वो हेड हाँ क्रिएट कर नहीं पा रहा था, वो अभी हेड क्रिएट करने से पहले उसको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा तो ही वो यस यस हेड क्रिएट कर पाएगा, राइट? यस डन डन। ओके ओके। तो क्या ये वो एक बार में मतलब अलग, जैसे भी मान लीजिए पहले वो शेयर कैपिटल में कर रहा है उसको डिफरेंस मिल रहा है या चीजों में, तो वो क्या एक एक करके अप्रूवल लेगा या एक बार सारे एनालाइज करने के बाद अथोराइज देगा कि इतने हेड्स में मेरे को क्रिएट करने हैं, काइंडली अप्रूव इट, ऐसा कुछ एक है करेगा? डीसीटी मेंबर लेवल डाटा, दूसरा है हम्म। प्री माइग्रेशन बाकी वाला बैलेंस शीट का डाटा। ओके, तो वो एक दो बार लेगा तो सीरीज। उसके बाद ऑथराइज हो जाएगा। यस ओके ओके, ठीक है। ठीक है। तो हम आई थिंक वी आर गुड टू गो विथ ईआरपी राइट, हम ईआरपी में जा सकते हैं ना अभी। रमेश जी एडमिट करने के लिए आया होगा, वो प्लीज करना। सब खत्म हो गया, ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ द डेमो। नहीं नहीं, वो वन अभी सेकंड, अभी डिस्कनेक्ट हुआ है। चले 1 सेकंड जस्ट हम्म। हो गया एडमिट हो गया। यस टीचर क्लिक या अभी मैं विल गो विथ ईआरपी, ओके। या तो B98 क्या 1 सेकंड ना, तो हम जरा सुनिए तो करेंगे। हे कैश ऑन राहिला नाही नाही
या तो अब हम देखते हैं ईआरपी के अंदर जो आप पहले प्रश्न पूछ रहे थे, ईआरपी के अंदर जो बैच है उसको कैसा करना करके। तो ये वाला सुविधा हमने ऑडिटर्स को दे रखी है। तो जब ऑडिटर का लॉगिन से लॉगिन होते हो तो ऑडिट करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऑथराइज्ड अनरिकंसाइल्ड अमाउंट करके एक ऑप्शन दिया है लेफ्ट साइड में। ऑथराइज्ड अनरिकंसाइल्ड अमाउंट करके हमने लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो सोर्स अकाउंट, यहाँ पे देखते हो डेस्टिनेशन अकाउंट ऑटोमेटिक आएगा उसके हिसाब से। सोर्स अमाउंट मतलब जो हेड ऑफ अकाउंट आप चूज करते हो, सपोज मैं डिपॉजिट का सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आपको ये वाला हेड ऑफ अकाउंट ऑटोमेटिकली आता है जो भी आपने पार्किंग ऑलरेडी किया हुआ है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए जो आपने डाटा में मतलब जो प्री माइग्रेशन में हो या फिर डीसीटी से आया हो, जो भी अमाउंट आपका डिफरेंसेस है जो प्री माइग्रेशन में आपने किया है उसका सोर्स अमाउंट, यानी कि उसमें हाँ मतलब ईआरपी में थोड़ा रिकंसाइल हो सकता है ना, जैसा कि लेगेसी टूल हो गया आप यूज कर रहे हो, पहले आपने 2 लाख का वहां पे तो उस मतलब 44,000 बच गया समझिए। तो ये वाला अमाउंट में से हो सकता है सारा का सारा ही ऑथराइज्ड हो, यानी कि ये वाला अब कभी भी डाटा नहीं मिल सकता है ऐसा कुछ हो, या फिर इसमें से 20,000 आपका ऑथराइज है यानी कि 24,503 रुपया आपका पार्किंग अकाउंट में मतलब दिखाई देगा, यानी कि कॉप्स इंडिया पोर्टल के अंदर अनरिकंसाइल्ड अमाउंट के अंदर 24,503 रुपीज दिखेगा। 20,000 आपने ऑथराइज करके दूसरा वाला जो हेड है सेविंग डिपॉजिट ऑथराइज्ड अनरिकंसाइल्ड अकाउंट, उसमें आपको ये वाला 20,000 ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि आपका पूरा 44,503 रुपीज में 20,000 जो है लेगेसी का हिसाब से डाटा अमाउंट है एंड 24,503 रुपीज जो है आपका ये वाला अमाउंट है, मतलब पार्किंग अमाउंट है, यानी कि इसका आपको रिकंसाइल करना पेंडिंग है। ये वाला अकाउंट ये वाला जो अमाउंट है आपको कॉप्स इंडिया में दिखता जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बस यहाँ पे बस सिंपल फंक्शनलिटी है, बस मैं इसको सेव करके मैं जब इसको सेव कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा डे बुक के अंदर ये वाला अमाउंट दिख जाएगा। सो ये वाला मैकेनिज्म यहाँ पे हमने बिल्ड किया है। तो आई थिंक आपको क्लियर है ये पॉइंट्स, कुछ और इसमें तो ये सिंपल फंक्शनलिटी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, बट ये वाला जो है ना ऑडिटर ही करेगा, पैक्स नहीं करेंगे, ये चीज पैक्स वाला नहीं कर सकता है ये चीज। सर ये अमाउंट जो दिखाई देगा रिफ्लेक्ट होगा उसको डालना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक आएगा जैसे एंट्री हुई है? अमाउंट जितना उसमें हेड ऑफ अकाउंट में है वो ऑटोमेटिक दिखेगा, उसमें से जितना अमाउंट ऑथराइज्ड है या जितना अमाउंट अनऑथराइज्ड है वो डिसाइड करेंगे पैक्स ऑडिटर्स एंड ऑल, जहाँ पे जब बैठेंगे जो डाटा मिलेगा उसके हिसाब से वो फाइनलाइज करेंगे उसको। मतलब उसको मैनुअल एंट्री करेंगे जितना हमको आइडेंटिफाई हुआ करते हैं। यस, आपका अगर पूरा आपके डाटा के हिसाब से ऑडिटर को जो दिखेगा फैक्ट्स वहां पे उसके हिसाब से वो एंटर करके ऑथराइज करेंगे। ठीक, तो ये ईआरपी का प्रोसीजर है। सो आई थिंक अभिनंदन जी यस पूछिए। तो रमेश जी इसमें दो मेरी क्वेरी है। पहली है कि जैसे यूपी में डीएलआईसी में अप्रूवल होता है उसके बाद ही पार्किंग का जो है वो अमाउंट डिसाइड होता है कि लेगेसी है या क्या करना है, तो सेम आई थिंक अदर स्टेट में भी मे बी हो सकता है ऐसा हो। तो जो इस केस में क्या ऑडिटर उस तक वेट करेगा जब डीएलआईसी हो जाए तब वो डालेगा या वो अपने से डाल सकता है? अभिनंदन जी, I can only give you the procedure. I cannot go into the policies or something. Okay, That is fine. up to states and I think वो higher ups का decision है. Being a technical person, I can only lay down the procedure and I can explain the ठीक procedure. है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है रमेश जी की जहाँ पे से मान लीजिए, ये तो आपने बताया कि जहाँ ऑडिट अभी नहीं वाईपी नहीं प्रोसेस हुए, जहाँ प्रोसेस हो गए उस वाले में कुछ है उनके पास ऑप्शन? मतलब ये जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर है ना उसमें कर सकते हैं ये चीज। जैसे यूपी में फेज 1 में भी अभी 800 850 आसपास वाईपी हुई है, तो अब वाईपी उनका हुआ तो कुछ नहीं हम कर सकते अभिनंदन जी। वाईपी अच्छा हुआ वाईपी तो हो गया मैं तो कुछ सभी नहीं को होगा। बताना चाह रहा हूँ, वाईपी ओके जहाँ पे हो गया वहां पे कुछ भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है, करंट ईयर में ही होगा वो।
यानी कि करंट ईयर इन द सेंस ये एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो अभी नया फाइनेंशियल ईयर आया है वहां। ओके फाइन फाइन। So I think we can conclude the meeting for today. रमेश जी, Yes. ये तो आपने बताया कि ऑडिटर रिकंसाइल्ड अमाउंट को मार्क करेंगे। Yes, Dinesh, yes, tell me. हाँ जी, एक्चुअली ये तो अभी